मेरा नाम पूजा है। मैं अपने भाई भाभी के पास रहती थी। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। मुझे अपने माता पिता बहुत याद आते थे क्योंकि उनके होते हुए कभी मुझे प्यार की कमी नहीं हुई थी। वैसे तो मुझे मेरे भैया को भी बहुत प्यार करते थे। भैया का नाम अंकित था। मैं उनसे उम्र में 4 साल छोटी थी। लेकिन जब से मेरी भाभी घर में आई थी उन्हें मेरे और भैया के प्यार से बहुत जलन महसूस होती थी। भैया शुरू से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भाभी के आने के बाद जब भैया ने भाभी के जैसे सामान ही मुझे लाकर देना शुरू कर दिया तो भाभी का मूड खराब हो जाता था। मगर भैया कहते थे कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो और तुम मेरी पत्नी हो और पूजा मेरी बहन है, इसलिए दोनों के लिए एक जैसा ही सामान लेकर आता हूँ। भैया ने हमेशा से ही भाभी से कहा था कि मेरी बहन के साथ कभी कोई गलत व्यवहार करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। बस भाभी इस बात से थोड़ी दबी हुई थी। मेरे भैया बहुत अच्छे थे। भाभी का नाम आरुषि था। भाभी और भैया की लव मैरिज हुई थी। भैया ने उन्हें पसंद किया था और मुझे मेरी दादी के साथ रिश्ता लेकर भेज दिया था। भैया भाभी का रिश्ता लगने के 6 महीने बाद ही दादी इस दुनिया से चली गई थी, जबकि मेरे माता पिता की 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। मम्मी पापा के मरने के बाद भैया ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे अपनी भाभी से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन भाभी ने मेरी किसी भी उम्मीद को पूरा करके नहीं दिखाया। हाँ, मगर वह इतनी भी बुरी नहीं थी। फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। मेरे भैया ने मुझ पर कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं की। हम अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरे भैया की नौकरी बहुत अच्छी थी। भाभी से घर का ज़्यादा काम नहीं होता था और मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए भैया ने घर में नौकर रखे हुए थे। हमारे घर में एक नौकर और 2 नौकरानियां काम करती थी। हमारे घर के सामने एक किराना स्टोर खुला हुआ था। सुना था कि इस लड़के ने अपने घर में ही किराना स्टोर खोल लिया है, क्योंकि यह घर काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। इस घर का मकान मालिक किसी और दूसरे मोहल्ले में रहता था। इस लड़के ने इस घर को भी खरीद लिया। इसने बड़ा सा किराना स्टोर खोला था। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। मैं ज़्यादातर घर में बोर होती रहती थी, इसलिए अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो जाती थी, बाहर का नज़ारा देखती रहती। लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे मामा की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए मेरा घर से निकलना बहुत कम हो रहा था। एक दिन मेरी नज़र उस किराने स्टोर वाले लड़के पर चली गई। वह बहुत ही अच्छा था। न जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया। मैं अक्सर खिड़की से उसे देखा करती थी। वह मोहल्ले के कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था। उनको अपनी दुकान से निकाल कर ब्रेड दे दिया करता था। इसलिए सुबह सवेरे उसके किराने स्टोर के बाहर कुत्तों का झुंड खड़ा रहता था और जब वह उन्हें ब्रेड खिला दिया करता तो वह कुत्ते खामोशी से वहां से चले जाते। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद थे, जो ज़्यादातर लोगों की मदद किया करते थे। मैंने देखा उस लड़के के किराना स्टोर पर बहुत सारे भीख मांगने वाले लोग भी आया करते थे। वह उनको भी खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं उसे देखती रहती और मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराती रहती। एक दिन मैं उसी खिड़की से ही बड़े गौर से देख रही थी जब अचानक उसकी नज़र मुझ पर चली गई। मैं उसे देखकर फौरन ही खिड़की से हट गई। फिर उसके बाद वह नोटिस करने लगा कि मेरी नज़र उस पर ही रहती है। वह कभी कभार मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करता था। मैं घर से बाहर निकलती तब भी वह मुझे बड़ी गौर से देखता। शादी के दौरान मैं घर से तैयार होकर निकल रही थी और फौरन भैया की गाड़ी में बैठ गई। जब तक हमारी गाड़ी उसकी दुकान को पार करके आगे बढ़ जाती तब तक वह लगातार मुझे देखता रहा, मुस्कुराता रहा। न जाने ऐसा क्यों। क्या मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी? क्या मैं उसे पसंद करने लगी थी? क्या वह भी मुझे पसंद करता था? आखिर वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया और मैं भी उसे देखकर क्यों शर्मा गई? यह सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। उसका नाम अभिषेक था। हमारे घर राशन का जितना भी सामान आता वह उसकी दुकान से ही आता था। वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हमारे घर में जो 2 नौकरानियां थीं, रीमा और पिंकी, वह दोनों मेरी ही उम्र की थी। भैया ने रीमा को भाभी के कामों के लिए लगाया हुआ था और पिंकी को मेरे कामों के लिए। पिंकी ज़्यादातर मेरे साथ रहती थी और मेरे सारे काम किया करती थी, जबकि रीमा भाभी के साथ रहती थी। भाभी ने तो उसे अपनी छोटी बहन बना लिया था।
वह तो उसके साथ हमेशा मार्केट जाती। भैया भाभी की शादी के 2 साल बाद ऊपर वाले ने उन्हें औलाद की खुशी दी। तब से और भाभी को रीमा का सहारा मिल गया था, क्योंकि रीमा उनके बच्चों को संभाल लिया करती थी और भाभी को जहाँ जाना होता वह रीमा को लेकर चली जाती। हमारे घर का नौकर गुरप्रीत, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आया था, हम लोग प्यार से उसे गुड्डू कह कर बुलाते थे। वह बहुत अच्छा था। घर के बाहर के जितने भी काम होते थे सारे ही काम गुड्डू किया करता था। यहाँ तक कि दोपहर के समय भैया के ऑफिस में लंच भी वही देकर आता था। घर में पकने के लिए सब्जी भी वही लेकर आता। जिंदगी बस इसी तरह गुजर रही थी। एक दिन मैं खिड़की में खड़ी हुई थी जब मुझे पिंकी ने देख लिया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी खिड़की में खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ और मेरा बिहेवियर भी ऐसा नहीं है जो आवारा लड़कियों की तरह घर से बाहर फिरती हैं। मुझे अब जीवन भर बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, घर में कोई भी लैंडलाइन नंबर नहीं है जिससे मैं अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लूँ। एक तुम ही हो तो जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ। वह मुझे मुस्कुरा कर कहने लगी, भाभी तो सब ठीक तो है, लेकिन आप यह बताओ कि आप खिड़की से बाहर झांक कर मुस्कुरा क्यों रही थी? मैंने कई बार नोटिस किया है आपको, किसको देखती हो या फिर किस बात पर मुस्कुराती हो? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने कहा, किसी को नहीं, बस ऐसे ही बाहर देखती हूँ कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन है। बस यही सब देखकर अपने मन में मुस्कुराती रहती हूँ। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मैं और अभिषेक एक दूसरे के सिर्फ नज़रों से ही जानते थे। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। पता नहीं वह मेरा नाम भी जानता था कि नहीं। बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन रात का समय था जब भैया घर आए और हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। भैया ने बताया कि पड़ोस वाले शुक्ला जी के घर से हम सब लोगों को इनविटेशन आया है। हम सब लोगों को वहाँ जाना है। भाभी कहने लगी, क्या है उनके घर? उन्होंने कहा, उनके यहाँ बेटा हुआ है। वह अपने बेटे की आने की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब घर के लोगों को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। शुक्ला जी का घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही बना हुआ है और वह लोग अपना फंक्शन भी घर से ही कर रहे हैं। भाभी कहने लगी, परसों हम कैसे जा सकते हैं? परसों तो मेरी बहन की इंगेजमेंट है, हमें वहाँ जाना है। हम शुक्ला जी के यहाँ कैसे जा सकते हैं? उसके बाद भैया विचार करने लग गए। शुक्ला जी के घर जाना भी जरूरी है, आखिरकार वह पड़ोसी हैं, और भाभी की बहन की इंगेजमेंट में भी जाना जरूरी है, आखिरकार वह भैया की शाली है। भैया यही सब सोच रहे थे कि भाभी ने भैया से कहा, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? मुझे तो अपनी बहन की इंगेजमेंट में ही जाना है और आपको भी मेरे साथ चलना है। ऐसा कहते हुए शुक्ला जी के यहाँ पूजा और पिंकी चली जाएंगी। मुझे भी भैया और भाभी का यह आइडिया ठीक लगा। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप तो जानती हो मैं कहीं नहीं जाती, मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ? भाभी कहने लगी, तुम अकेली कब हो, तुम्हारे साथ पिंकी जाएगी, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना वहाँ 2-3 दिन के लिए जाना है। थोड़ी देर के लिए चली जाना, खाना खाना खा कर वहाँ 2-3 लोगों से थोड़ी बहुत देर बातचीत करके वापस घर आ जाना। भैया कहने लगे, पूजा तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें आस पड़ोस के लोगों से भी अपने संबंध कमज़ोर नहीं करने चाहिए। पिंकी ने मुझे इशारे से कहा, दीदी मैं आपके साथ चलूँगी, इसलिए मैं खामोश हो गई। 2 दिन बाद मैं पिंकी पड़ोस के घर के जाने के लिए तैयार हो गई। भैया भाभी भी इंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार थे। शुक्ला जी के घर में मैं और पिंकी चली गई। वहाँ जाकर हमें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। शुक्ला जी की वाइफ और बेटियां मुझसे बहुत अच्छे से बोल रही थी। मैं और पिंकी जब खाना खा रहे थे तब अचानक मेरी नज़र अभिषेक पर गई। वह भी वहाँ इनवाइटेड था और खाना खा रहा था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने भी मुझे शुक्ला जी के घर में देखा तो वह भी देखकर बहुत खुश हो गया। वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होने के कारण मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं भी उसे दिल में मोहब्बत कर रही थी। उसे दिन तो हम लोग शुक्ला जी के घर से आ गए, मगर मैं बहुत खुश थी। हमारे आने के थोड़ी देर बाद भैया और भाभी भी घर के अंदर दाखिल हुए। मैंने भाभी को खुश होकर बता रही थी कि मुझे शुक्ला जी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा और उनके परिवार से मिलकर भी।
भाभी को न जाने क्यों मुझे चौंक कर देख कर कहने लगी, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। मैंने भाभी के इस सवाल पर अपनी खुशी थोड़ी कम की। भाभी कहने लगी कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा, भाभी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। मैंने भाभी से यह कहकर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिन गुजरे कि रीमा और पिंकी अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैंने उन दोनों से कहा, आखिर तुम लोग अपने गांव क्यों जा रही हो? यहीं पर रहो, तुम लोग यहाँ रहती हो तो घर के कितने काम हल हो जाते हैं। वह कहने लगी कि हमारा गांव में जाना जरूरी है, आप किसी और को रख लो। रीमा का रिश्ता तय हो चुका है। रीमा की वजह से ही पिंकी यहाँ पर नौकरी करती थी, क्योंकि वह दोनों बचपन की सहेलियाँ भी थी। लेकिन अब पिंकी ने भी रीमा के साथ जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह दोनों एक साथ ही यहाँ आई थी। वह दोनों भैया से अपनी सैलरी लेकर अपना सारा सामान बांध कर अपने गांव वापस चली गई। बस अब मैं अकेले कमरे में बैठी रहती थी और बार बार मेरा ध्यान अभिषेक के ऊपर जाता। अभिषेक के वही इशारे जो वह मुझे शुक्ला जी के यहाँ कर रहा था, इसी बारे में सोच सोच कर मैं मुस्कुराती रहती। कई बार भाभी ने मुझे आवाज़ दी तो मैं अभिषेक के ख्यालों में खोई हुई रहती। भाभी ने मुझे झकझोड़ा और कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अकेली बैठे कहाँ खो जाती हो? मैं घबरा गई। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ? तो भाभी कहने लगी, मैं घबरा गई। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ? वह कहने लगी, एक कप चाय बना दो, तुम भी पी लेना और मैं भी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकने लगी। कहने लगी, अब तुम पहले मुझे यह बताओ, तुम कहाँ खोई रहती हो? मैं भाभी को टालने की कोशिश करने लगी। कहने लगी, देखो पूजा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की जैसी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन के जैसा ही समझा है। मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है तुम्हारी कोई मदद कर दूं। भाभी मेरे करीब आई, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, जी भाभी क्यों नहीं, ज़रूर ऐसा ही होगा। आप भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन के जैसी हो। कोई भी बात हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं भी भाभी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। उसके बाद मैं किचन में चली गई और भाभी और अपने लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने देखा कि गुड्डू भैया भी दरवाजे पर बैठे थे। मैंने उनसे भी चाय का पूछा और उनको भी चाय का कप दिया। मैं अभिषेक के ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि मैं भूल गई कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। भाभी ने मुझे ढेर सारी बातें सुनाई। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ सोचते हुए मैंने भाभी से कहा, मुझे लगा कि अब मैं समय आ गया है कि मुझे भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। इसलिए मैंने भाभी को अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। कोई अपनी होती तो शायद मेरी बात को अपने दिल में दबा लेती, मगर मेरी भाभी तो भैया की पसंद की थी और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि जो बात मैं भाभी को अपने हमदर्द समझ कर बता रही हूँ, भाभी मेरी इस बात को दबा लेंगी और इसे मेरी कमज़ोरी बताकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। भाभी कहने लगी, हाँ हाँ बोलो पूजा, क्या बात है, सब ठीक है ना? भाभी शायद इसी इंतज़ार में थी कि वह फ़ौरन से मुझे लेकर बाहर सोफ़े पर आकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप पहले वादा कीजिए आप भैया को कुछ नहीं बताओगी। भाभी ने कहा, मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत बताओ। भाभी ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में कहा और फिर उठकर वहां से चलने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर ही है। मैंने भाभी से कहा तो भाभी थोड़े थोड़े नखरे दिखाते हुए वापस बैठ गई। भाभी ने कहा कि तुम खुल कर बता सकती हो। भाभी ने मुझसे कहा तो मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने घबराते हुए कहा, भाभी दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। भाभी के मुंह से हैरत से सर निकले शब्द। उनकी हैरानगी ठीक थी, क्योंकि उनको मेरे साथ काफ़ी साल हो चुके थे। मैंने आज तक कभी भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं की थी और ना ही मेरे अंदर चालाक लड़कियों जैसे कोई चालाकी थी। मैं एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी। भाभी कहने लगी, कौन है वह खुश नसीब? वह बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। मैंने उनको बताया, हमारे घर के सामने जो लड़का रहता है। भाभी कहने लगी, अच्छा वह जनरल स्टोर वाला लड़का जो दिखने में बेहद स्मार्ट है और शर्मा शर्मा कर बातें करता है। वह कहने लगी, क्या तुम उससे बातें करती हो या कभी मिलने भी गई हो?
मैंने कहा नहीं नहीं भाभी, मैं उससे बातें कैसे कर सकती हूँ। मेरे पास ना तो मोबाइल है और ना ही घर से बाहर निकलती हूँ जो मैं उससे मिलने जाऊँगी। भाभी कहने लगी तो फिर तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हुई। मैंने कहा कि उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। उसे खिड़की से नीचे उसकी दुकान में बैठा हुआ देखती रहती हूँ। एक दिन उसकी नज़र मेरी तरफ चली गई तो फिर उसने नोटिस करना शुरू किया। तो भाभी ने कहा कि मुझे चलो कल उस लड़के के घर चल लें, उसकी माँ से बातें करते हैं, सुना है उसकी माँ और वह घर में रहते हैं। मैंने तुरंत भाभी को मना कर दिया कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। भाभी ने तो बहुत कोशिश की थी उसके घर मुझे ले जाने की, लेकिन मेरी वजह से ना तो वह जा सकी और ना ही मैं। मगर हर दूसरे तीसरे दिन भाभी मुझे उसके घर जाने की फरमाइश करती रहती। फिर एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ तैयार ही कर लिया और कहने लगी, सुना है उसकी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती है, चलो पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, उसकी माँ की तबीयत देखने के लिए चलते हैं। मैंने भाभी से बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वह मुझे ज़बरदस्ती उसके घर ले गई। उसने मुझे अपने स्टोर से अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया था। वह कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे साथ भाभी थी। हमने उनके घर का दरवाज़ा बजाया और फिर हम घर के अंदर चले गए। घर में उसकी माँ थी। भाभी ने बताया कि हम आपके सामने वाले घर में रहते हैं। उसके बाद भाभी उसकी माँ से बातें करती रही और मैं उसके घर में बैठी रही। उसके बाद वह भी बहाने से घर आ गया और मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। भाभी अभिषेक की माँ से बातें करती रही और साथ ही साथ वह मुझे भी कोहनी मार रही थी। अभिषेक की माँ ने बातों ही बातों में बताया कि हम यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए हुए हैं। यह बात तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। उन्होंने बताया कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ ताकि बहू घर में आए और मेरी सेवा करे। यह बात सुनकर भाभी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मैं भी शर्मा गई। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और उस दिन के बाद से ही भाभी ने मेरा पीछा ले लिया और वह किसी न किसी बात पर अभिषेक का नाम ले लेती और मुझे तंग करने या छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब मैं यही अफसोस करती थी कि काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं अभिषेक से बात कर लेती, मगर मुझे भैया से डर लगता था। अगर भैया को पता चल गया मेरी बातचीत अभिषेक से होती है तो न जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो उनका बहुत गुस्से भरा ही होने वाला था। मुझे अच्छा लगता जब अभिषेक कर्शन उठा उठा कर ऊपर की तरफ मुझे देखा करता था। एक दिन तो भाभी ने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे भैया को अभिषेक और तुम्हारे बारे में पता चल गया है। भाभी कहने लगी, अगर ऐसी वैसी कोई बात भी हुई तो तुम्हारे भैया मुझसे ज़रूर बात करेंगे, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। भैया तो हमेशा गुस्से में रहने लगे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। और भाभी भी भैया के ऐसे बिहेवियर पर मुझे डांटा करती थी, कहती थी यह तुमने कैसा तमाशा लगाया हुआ है, तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल डिस्टर्ब हो गया है। तुमने अगर कोई ऐसा वैसा काम किया है तो बता दो, तुम्हारे भैया हमेशा गुस्से में रहने लगे हैं। कोई तो बात है जो उन्हें इतना गुस्सा दिलाती है। वह पागल तो नहीं है जो बेवजह ही घर का माहौल खराब करते रहेंगे। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भाभी मुझ पर किस तरह का इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और फिर कई दिनों से तो अभिषेक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भैया और भाभी का रोज झगड़ा होने लगा था। एक दिन भैया गुस्से में कह रहे थे कि मैं जल्द ही पूजा की शादी कर दूंगा, उसके लिए रिश्ता तलाश तो कर रहा हूँ। यह सब सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। इधर मैं न जाने कितने दिनों से अभिषेक का इंतजार कर रही थी। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं था जो मैं उसे कॉल करके सब कुछ बता देती। हफ्ता भर होने को आ गया था मगर अभिषेक अभी तक अपने घर नहीं आया था। उसी दिन जब भैया घर आए तो भाभी को खुशखबरी सुनाने लगे। कहने लगे, आज लड़के वाले पूजा को देखने के लिए आ रहे हैं, बस प्रार्थना करो कि यह रिश्ता पक्का हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह फ़र्ज़ पूरा हो जाए। भैया ने गुड्डू भैया से नाश्ता लाने के लिए कहा तो किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस दिन भैया ऑफिस भी नहीं गए। भैया ने मुझे कोई बात नहीं की, बस उन्होंने भाभी से कह दिया था कि इसे अच्छे से तैयार कर देना, यह उन लोगों को पसंद आ जानी चाहिए। अगर यह आज उनको पसंद आ गई तो इसकी किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर भाभी बहुत हैरान हो गई। वह मुझसे कहने लगी, तुम्हारी और अभिषेक की मोहब्बत तो अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा, भाभी मुझे भैया के गुस्से से बहुत डर लग रहा है। भैया आखिर मुझे क्यों नाराज़ हैं?
भाभी कहने लगी, क्या पता उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया हो। मैंने कहा, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं किया है। वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे भैया घर में हैं और इस बारे में ज़्यादा बातें मत करो। शाम के टाइम पर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए और उन्होंने मुझे फ़ौरन ही पसंद कर लिया। वह लोग बड़ी सी गाड़ी में आए थे और मुझे ढेर सारे पैसे भी दे गए थे। शादी को भी उन्होंने जल्द ही करने को कहा। लड़का अमेरिका में जॉब करता था और शादी के बाद मुझे भी अमेरिका ही लेकर जाने वाला था। लड़का देखने में बहुत अच्छा था। भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। भैया को इतना खुश देखकर मैंने अपने दिल से अभिषेक का ख्याल निकाल दिया, क्योंकि अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी इज्जत पर दाग मत आने देना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरा सर नीचा हो। पता नहीं भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। भाभी भैया के जाने के फ़ौरन ही बाद मेरे पास आई और कहने लगी, यह तुम क्या करने जा रही हो? तुमने अभी और इसी में अपने भाई को अपनी और अभिषेक की मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने भाभी से कहा कि मैं अभिषेक से कोई मोहब्बत नहीं करती। मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उनका सिर नीचे नहीं होने दूंगी। मैं शादी तो भैया की मर्जी के मुताबिक ही करूँगी। यह कहकर मैंने भाभी की बोलती बंद कर दी। लेकिन भाभी मुझे अभिषेक की मोहब्बत का वास्ता दे रही थी और कह रही थी कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, इस तरह तुम्हारी मोहब्बत बच जाएगी। लेकिन मैंने भाभी को साफ मना कर दिया। मेरी शादी वैसे तो 1 महीने बाद के लिए तय हुई थी, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरा जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा था उसको अमेरिका जाना था। उसके घर वालों ने आकर बात की कि हम लोग सिंपल तरीके से अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा बेटा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका जाना चाहता है, इसलिए हम उनकी शादी में देर नहीं कर सकते। भैया को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। वह अच्छे खासे लखपति लोग थे। यह सब भाभी से हजम नहीं हो रहा था। भाभी बार बार मुझसे यही कह रही थी कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। 2 दिन में ही मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया गया, लेकिन मेरी शादी से 1 रात पहले गुड्डू भैया अचानक कहीं गायब हो गए। मैं खिड़की से बार बार अभिषेक की दुकान को देख रही थी। न जाने वह अपनी माँ को लेकर कहाँ चला गया था। मेरी शादी का समय आ गया था। मुझे दुल्हन बनकर तैयार कर दिया गया। मेरी ससुराल से कुछ मामूली से लोग और मेरा दूल्हा भी आ गया। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि 1 महीने बाद वह लोग रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। अभी वह मुझे विदा करके अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में अभी भी अभिषेक की याद बसी हुई थी। भाभी ने मुझे कमरे में ही रहने के लिए कहा। शादी में हमारे सिर्फ कुछ खास मेहमान ही आए हुए थे। भाभी मुझे मंडप में लेकर गई। वहाँ सारे लोग मौजूद थे। भाभी बिल्कुल ठीक तरीके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में लेकर आ रही थी। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। भैया ने मुझे झट से पकड़ लिया। भैया ने कहा, यह क्या बदतमीजी है? क्या तुम क्या कर रही हो? सारे मेहमान मुझे गौर से देखने लगे। भाभी की यह हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर भाभी ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया और वह कहने लगी, तुम अपनी बहन को संभालो। तुम्हारी बहन घर से भागने वाली थी। मैंने कहा, आप मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? वह कहने लगी कि मैं ठीक कह रही हूँ। अंकित, तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इसके कमरे में। आज मैं तुम्हें सारी सीधी सादी बहन की हकीकत बताती हूँ। वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग दंग रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। भैया बार बार भाभी से कह रहे थे, तुम क्या कर रही हो? खामोश रहो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मगर भाभी भैया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें कमरे में ले गई। मैं और बाकी के सारे लोग भाभी के पीछे पीछे कमरे में चले गए। भाभी ने कहा, यह देखो तुम्हारी बहन के कमरे में रस्सी पड़ी हुई है, और यह देखो तुम्हारी बहन का बैग। भाभी ने एक बैग उठाते हुए कहा। भैया कहने लगे, यह सब क्या है? भाभी ने कहा, यह सब तुम्हारी बहन के यहाँ से फरार होने की चीज़ें हैं। इस रस्सी को बांधकर वह यहाँ से लटक कर भागने वाली थी, और यह बैग इसके कपड़ों का बैग है, और तुम जानते हो कि यह किसके साथ भागने वाली थी। भाभी ने कहा कि तुम्हारी बहन हमारे नौकर गुड्डू के साथ प्लानिंग के साथ भागना जाना चाहती थी। यह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और न जाने इन दोनों के बीच यह सब कुछ कब से चल रहा था। आज जब मैं इसको बैग तैयार करते हुए देखा तो मैं समझ गई कि यह बदनामी की कालिख हमारे मुँह पर मल कर जाने वाली है।
मैंने भैया को यकीन दिलाने की कोशिश भी की। भाभी झूठ बोल रही है। वहाँ पर मौजूद सारे ही मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे और मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। भैया ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगे, तुम ठीक कहती थी, तुम्हें पूजा पर शक रहता है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने कहा, भैया भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड्डू भैया को तो मैं अपना भाई मानती हूँ। भैया मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे झंझोड़ कर कहा, तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी? अब शादी करो और प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। इस समय लड़के की माँ और पिता कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की की शादी अपने बेटे के साथ नहीं करेंगे। मेरे भैया उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते रह गए, मगर उन लोगों ने भैया की एक न सुनी और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर वहाँ से चले गए। मेरी बारात वापस लौट गई और मेरे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे पास अपनी बेगुनाही के सबूत देने के लिए कोई ऐसा सबूत नहीं था जो मैं अपने भैया को दिखा सकती थी। सबके जाने के बाद भैया ने मुझ पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाए। मैं भाभी से कह रही थी कि भाभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अभी खाने लगी तुम तो हो ही करैक्टरलेस, हमारे घर में रहोगी तो हमारी इज्जत खराब कर दोगी। उन्होंने अपने पति से कहा कि इसे अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो। मैं भैया के आगे हाथ जोड़कर बहुत रो रही थी। भैया ने धक्के मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर भी कोई असर नहीं हुआ। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? सारे आसपास के लोग भी यह तमाशा खड़े होकर देख रहे थे। मैं दुल्हन के जोड़े में ही घर से निकल आई और मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा खेल खेलने वाली है। चलते चलते मैं सड़क पर आ तो गई थी। मैं तो ज़्यादा रास्तों का भी नहीं जानती थी। सड़कों पर चलते चलते मुझे रात का समय हो गया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कोई मेरे दर्द को समझने वाला नहीं था, इसलिए मैं सड़क के किनारे ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि यह काली रात मैं कहाँ गुजारूं। इतने में ही एक जवान लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, बहन तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा कि यह मेरी मंजिल है, मेरी किस्मत खराब है, मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। वह कहने लगी, तुम दुखी नजर आ रही हो, क्या वक्त की मार हुई है? मैंने कहा, नहीं, वक्त की सताई हुई नहीं, बल्कि अपनों की सताई हुई हूँ। मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया। मेरे कपड़े देखकर वह समझ गई थी कि मैं एक ऐसी दुल्हन हूँ जो दुल्हन बनने से पहले ही उजड़ गई। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद अफसोस जताया और कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी एक अनाथ लड़की हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ एक एनजीओ में काम करती हैं। हमें वहाँ पर रहने की जगह भी मिलती है। हमें वहाँ पर मजबूत बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियों को उस टैलेंट के जरिए कामयाब बना सकती हो। फिलहाल तो मुझे रात को जगाने के लिए किसी महफूज छत की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उस लड़के के साथ चली गई। वह मुझे अपने एनजीओ ले गई। वहाँ जाने के बाद मैं फटी फटी नज़रों से वहाँ की लड़कियों को देख रही थी। उस लड़की ने मेरी बात वहाँ की वार्डन से करवा दी और इस तरह मैंने उस एनजीओ में रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थीं जिनमें कोई ना कोई हुनर था और जिनमें कोई हुनर नहीं था उन्हें हम सिखा दिया करते। मुझे वहाँ पर रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। मुझे सबकी बहुत याद आती और सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा था। फिर इसी तरह मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना गुजर गया और कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा इस दुनिया में भी कोई है। मैंने पहले यहाँ आकर अपने आप को बिजी कर लिया, मगर मेरा ध्यान बार बार उन लोगों पर जा रहा था। कई दिनों बाद वहाँ मुझे रहने की आदत हो गई। एक दिन वार्डन ने कहा, पूजा आज राशन आने वाला है, अभी एक लड़का रिक्शा में राशन लेकर आएगा। उन्होंने मेरे हाथ में राशन की लिस्ट पकड़ाई और कहने लगी, राशन चेक करके अंदर रखवा देना। मैं वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक रिक्शा आई और एक लड़का उसमें से उतरकर राशन का सामान नीचे उतारने लगा। जब अचानक मेरी नज़र उस लड़के पर गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने रिक्शा से सामान उतारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था। उसकी नज़र भी मुझ पर चली गई। वह तो जैसे मुझे देखकर सब कुछ भूल गया था।
उसने सामान वहीं फेंक दिया और वह झट से मेरे पास आया, कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा है, और तुम यहाँ आकर क्या कर रही हो? मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ चले गए थे? मेरी नज़रें तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रही थी। वह कहने लगा, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं उनको लेकर मुंबई शहर चला गया और वहाँ पर मुझे उनका इलाज करवाने में काफ़ी दिन लग गए। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी नज़र तुम्हारे कमरे की खिड़की से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि तुम मुझे वहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं बार बार तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने जब आसपास के लोगों से तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की थी, लेकिन तुम्हारी बारात वापस लौट गई और फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अगर अब वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा है, वही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरे भैया मुझे क्यों तलाश कर रहे होंगे? भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मेरी कोई गलती नहीं थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे आंखों के इशारे में क्या करता था? मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था और तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे भैया को मिल गया। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और तुम्हें हर लम्हे तलाश कर रहा है। तुम्हारे घर का वह नौकर जिसको लेकर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बदनाम किया था, वह दिनों बाद जब तुम्हारे घर आया तो तुम्हारे भाई ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वह उसे मारता मारता घर के बाहर तक लेकर आ गया। घर के बाहर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वह उस बार बार कह रहा था कि अब तू यहाँ क्या लेने आया है? वह बेचारा नौकर रो रो कर कह रहा था, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं किया। फिर मोहल्ले के लोगों के बीच बचाव किया और उस नौकर ने बताया कि आप मुझे बेफिजूल मार रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। मैं तो आपका नौकर हूँ। तब तुम्हारे भाई ने बताया कि तेरा और मेरी बहन का काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था, तो उस घर से लेकर भगाना चाहता था। तूने तो उससे शादी कर ली होगी। अब यहाँ क्या लेने आया है? उस नौकर ने यह सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लिए। वह कहने लगा, अंकित भैया, आप यह क्या कह रहे हो? पूजा दीदी मेरी बहन की तरह थी। वह पहले ही मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन मैं फिर भी उसको दीदी कहकर पुकारता था। तुम्हारे भैया ने कहा तो तू फिर कहाँ गायब हो गया? तू पहले ही घर से चला गया था ना, और बाद में तूने मेरी बहन को भगाने के लिए कहा था ताकि मैं तुझे पकड़ न लूं। वह कहने लगा कि पूजा दीदी की शादी से एक रात पहले भाभी जी को सब कुछ बता कर गया था। उधर गांव में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने भाभी से वहां जाने के लिए कुछ पैसे भी लिए थे, और तो और मैंने भाभी को बताया भी था कि मुझे वापस आने में लगभग 1 महीना लग सकता है, क्योंकि मेरी बहन की भी शादी थी। मैं तो 15 दिन बाद गाँव जाने वाला था, मगर पिताजी की तबीयत बिगड़ने की वजह से पूजा दीदी की शादी से 1 दिन पहले मैं अपने घर चला गया। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे गांव फ़ोन करके पूछ सकते हो। तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारी भाभी की तरफ देखा तो वह घबराने लगी, और उसके चेहरे की घबराहट देखकर तुम्हारा भाई समझ गया कि उसने झूठ बोला है। तुम्हारे घर का नौकर भी बार बार कह रहा था, भाभी सच बात क्या है बताओ, मगर तुम्हारी भाभी कह रही थी कि यह नौकर झूठ बोल रहा है। नौकर ने यह बात साबित कर दी कि वह अपने गांव ही गया था और तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। तुम्हारा भाई अपना सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा, इस छोटी औरत की वजह से मैंने अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी भाभी ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने कहा कि वह पूजा से जलने लगी थी क्योंकि उसका बहुत बड़े घर से रिश्ता हो गया था। उसने तुम्हें नौकर के साथ बदनाम कर दिया। यह सब कुछ पूरा मोहल्ला सुन रहा था, और इस तरह तुम्हारी भाभी को मोहल्ले वाले भी भला बुरा कहने लगे। बस तभी से तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह बेचारा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वह तुम्हें तलाश कर रहा है, और मैं भी तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मगर आज तो मुझे मिल गई हो। प्लीज़ मेरे साथ अपने घर चलो और अपने भाई को माफ़ कर दो। यह 1 महीना मैंने किस तरह एनजीओ में रहकर गुजारा है, यह मैं ही जानती हूँ। भले ही मैं यहाँ पर किसी तकलीफ़ में नहीं थी, मगर मेरे साथ जो हुआ उसका बोझ मेरे दिल पर था। जब मेरे भैया को पता चला कि मैं घर वापस आ गई हूँ तो वह खुशी के ठिकाने न रहे। उन्होंने रोते हुए मुझे गले लगा लिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। भाभी भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया।
भैया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था और भाभी को भी पछतावा हो रहा था। भैया ने भाभी को यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। इस कारण भाभी बहुत डर गई थी। भाभी को लगता था कि भैया मुझे ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए वह हम दोनों बहन भाइयों के बीच में फूट पैदा करना चाहती थी। लेकिन अब भाभी ने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। अभिषेक ने भी भैया भाभी को अपने और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। अभिषेक ने कहा कि आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भैया के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मैं घर लौटकर वापस आ गई थी, इसलिए भैया को अभिषेक की बात का बुरा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद अभिषेक अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। भैया ने मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी अभिषेक के साथ हो गई।